हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में वैद्युत शक्ति। लिख रहा हूं मैं यहां पे प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, शक्ति की जगह क्या आ जाता है कभी कभी, अथवा सामर्थ्य मतलब पावर। बात समझ में आ गई? सुनो क्या है। अब आप कहोगे प्रत्यवर्ती धारा वैद्युत परिपथ में, तो मैंने ये बताया था, ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें हम प्रत्यवर्ती धारा का चैप्टर है। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर हम कर चुके हैं 6-7, उसमें हम बैटरी के बारे में पढ़ते थे और बैटरी में धारा होती थी डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, दिष्ट धारा। और ये कौन सी है? प्रत्यवर्ती धारा। तो उसमें भी हम शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे P बराबर VI क्या होता है? P बराबर VI। बिल्कुल प्रत्यवर्ती धारा में भी यही होगा, बस एक चीज आ जाएगी यहां, V ना कहकर क्या आ जाता है? RMS, VRMS। I की जगह पे आ जाता है IRMS और इनटू में आ जाता है cos फाई। ये चीज बढ़ जाती है इसमें, बस बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैटरी की धारा होती है, उसकी शक्ति होती है P बराबर VI। आपको याद होगा 3 फॉर्मूले हमने याद करने को कहा था, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर I स्क्वायर R। ये याद है तीनों फॉर्मूले? तो यही पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VI किस में आ जाता है? प्रत्यवर्ती धारा के लिए आ जाता है, प्रत्यवर्ती धारा के लिए। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं हम, ये बाद में लिखवाएंगे हम। तो परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं। जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके विभिन्न अवयवों से ऊर्जा के वे होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। बस ये इसी परिभाषा, वही जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं 10th क्लास से, P बराबर W/T। तो वही तो लिख दिया मैंने, अभी देखो पता चल जाएगा। यदि W जूल ऊर्जा को वे होने में लगा समय क्या हो? T हो, तब शक्ति। इसे शक्ति को किससे लिखते हैं हम? P से। P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। क्लियर होगी बात? यही तो हमने परिभाषा लिखी। देखो W क्या है यहाँ पे? ऊर्जा। ऊर्जा के वे होने की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अपोन में क्या आ जाता है? समय, तो इसे दर बोला जाता है। ये तो लिखा हमने, जब किसी है लिखा हुआ, जब किसी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके विभिन्न अवयवों से ऊर्जा के वे होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। दर का मतलब क्या होता है? बटे में उस चीज का समय आ जाता है जिसके साथ में भी बोला गया है। तो ऊर्जा मतलब W हो गई, वे मतलब खर्च, होने की दर को, दर मतलब टाइम आ गया बीच बटे में, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या था? हेडिंग था। आप देख लेना कौन सा हेडिंग चल रहा है हमारा, वही पॉइंट डाल देना इस पे। ठीक है, अब तक हमने इसके पिछले 4 पार्ट करा चुके हैं, प्रत्यवर्ती धारा का 5वां पार्ट है इस वीडियो में। P बराबर W/T। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आता है, अर्थात प्रत्यवर्ती धारा के लिए शक्ति का व्यंजक जो आपको याद रखना है, P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये याद रखना आपको।
बिल्कुल उसी की तरह याद रखना, P बराबर वी आई, लेकिन बस यहाँ पे क्या आ गया कोस फाई, जहां कोस फाई क्या है शक्ति गुणांक, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। ये तो आप जानते होंगे, वीआरएमएस मतलब याद है वर्ग माध्य मूलमान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। और आईआरएमएस क्या होता है, आईआरएमएस धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। क्लियर हो गई बात। और कोस फाई क्या है शक्ति गुणांक। तो ये दोनों तो आप जानते हो पहले से, ये हमने पार्ट 1 जब इस चैप्टर का हमने स्टार्टिंग किया था तभी इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, राइट। तो या दूसरे पार्ट में देख लेना, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस वीडियो में मैं चारों पार्ट की लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुंचे हो तो आप प्लीज उन पर जाके क्लिक करें जरूर। पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट इससे पहले वाला। क्लियर है। तो मैं यहां लिख रहा हूं जहां कोस फाई शक्ति गुणांक है। अब बात आती है शक्ति गुणांक क्या होता है, तो मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया है पॉइंट, वेरी गुड, कर लिया कंप्लीट, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शक्ति गुणांक ही है, ठीक है। कोस फाई क्या है सुनो, शक्ति गुणांक को किससे लिखा हमने, कोस फाई। याद रखना है बात, शक्ति गुणांक क्या है कोस फाई, पूरा है कोस फाई। कभी फाई को समझो, फाई तो एंगल है, कलांतर है। तो हमारा हेडिंग है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये क्या है भाई सुनो, ये जो कोस फाई होता है इसकी वैल्यू होती है R/Z। ये बात आप जानते हो, आर क्या चीज है और जेड क्या है। आर क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध, जेड क्या है परिपथ की प्रतिबाधा। याद है ये वाली बात, जेड कब आया था जब एल सी आर ये था परिपथ में, याद है, या एल आर था या सी आर था या तीनों थे एल सी आर, तब क्या आया था प्रतिबाधा, ठीक है। तो हम यही बात यहां पे लिख रहे हैं, इसी से बनाएंगे परिभाषा। किसी परिपथ के वैद्युत प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे कोस फाई से प्रदर्शित करते हैं। बताओ बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कोस फाई से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी एक बार ऐसा पूछ लेता सवाल, एक नंबर में आता है इसके ऊपर, ये तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा कोई, आर की वैल्यू देगा, जेड की होगा, शक्ति गुणांक बताओ, या किसी बीच में बड़े सवाल में बीच में डाल देगा शक्ति गुणांक भी ज्ञात कीजिए। तो आपको आर की वैल्यू जो देगा वो लगा दोगे और जेड की वैल्यू जो देगा वो लगा दोगे। क्लियर हो गई बात। तो कोस फाई आ जाएगा निकल के। लेकिन ये याद रखना कोस फाई की वैल्यू मान लो देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आर की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू क्या है 2, तो आपका कोस फाई कितना आ जाएगा खुद बताओ क्या आएगा। तो आप कहोगे आर की वैल्यू 1 है सर, जेड की वैल्यू 2 है, तो 1/2। तो कुछ बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे अपना, वो पता वो क्या करेंगे, कोस फाई के बारे में एकदम सोचेंगे यार कोस में 1/2 तो कोस 30 का मान, वो कोस 60 का मान होता है। किसका मान होता है, कोस 60 का, और कोस से कोस कट गया, फाई बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। तो भैया ये कलांतर है, ये क्या निकल के आ गया कलांतर। और उसने पूछा क्या सवाल में, शक्ति गुणांक। तो ये सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। शक्ति गुणांक भाई पूरा होता है, कोस फाई क्या होता है शक्ति गुणांक होता है। और कोस फाई की वैल्यू मान लो तुम्हारी 1/2 आ गई, तो यही हमारा आंसर है। ये क्यों कर रहे हो, अगर हाँ वो कलांतर पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है तुम्हारी बात कि कलांतर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया आंसर। बात समझ में आ गई नहीं आई अब, ठीक है। तो कोस फाई क्या चीज है, पूरा का पूरा कोस फाई शक्ति गुणांक है। ऐसे पूछ ले, या फिर ऐसे आ जाता है सवाल, एक बार ऐसा आया था किसी परिपथ में शक्ति गुणांक 1 है, इसका क्या तात्पर्य है, मतलब कोस फाई का वैल्यू क्या है 1 है, शक्ति गुणांक का मतलब 1 है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखो अगर कोस फाई बराबर अभी क्या पढ़ा हमने R/Z, अगर मैं इसकी जगह पर R/Z लगा दूं 1, तो Z इधर चले जाएगा, R क्या आ जाएगा Z, बताओ Z इधर आ गया तो R बराबर क्या आ गया Z। तो उसने पूछा था किसी परिपथ में, बहुत बार आया ऐसा सवाल, किसी परिपथ में शक्ति गुणांक का वैल्यू, शक्ति गुणांक का मान 1 होता है या एकांक होता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो आप कहोगे उस परिपथ में प्रतिरोध जो है वो प्रतिबाधा के बराबर
हो जाता है, उस परिपथ में प्रतिरोध प्रतिबाधा के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? यही हमारा आंसर होगा। ये बताइए शक्ति गुणांक में समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटहीन धारा। क्या है हमारा टॉपिक? वाटहीन धारा। लिख रहा हूं मैं, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। पहले मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे मैं शायद पिछली पार्ट में भी बताया था, फिर दोबारा सुन लो। एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस कम कर दिया है, परमानेंटली कम कर दिया है इस टाइम। सही है? तो पहले जैसे कोविड की वजह से वाटहीन धारा, शक्ति गुणांक ये सब निकाल दिया गया था 30% में। अब 30% से कोई मतलब नहीं है। 30% को पहले तो मिला लो, अब कंप्लीट हो गया, मान लो कोविड हट गया, कोर्स जो कम था वो पूरा हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट निकाल दिए हैं, तो अब ये निकला हुआ नहीं है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये इसी के हिसाब से है जो 2024 में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आई? तो वाटहीन धारा तुम्हारे सिलेबस में है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। पहले नहीं था। अगर कोई बच्चा पहले कहने लगे सर पहले तो ये था ना, पिछले साल तो कराया नहीं था, तो इस वजह से नहीं कराया गया था। ठीक है, अब ये है तुम्हारे सिलेबस में। और जो चीज कम हो गई उन्हें हमने छोड़ दिया है, कुछ एग्जाम्पल भी छोड़ दिए हर चैप्टर में, कुछ न्यूमेरिकल मतलब अंकिक भी छोड़ दिए, अभ्यास प्रश्न। तो वाटहीन धारा देखो, इससे हिसाब लगाओ। वाट मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है, तो पता ही है तुम्हें। शक्ति का मात्रा कभी जो लिखवाया था उसका मात्रा क्या होता है? वाट। तो शक्ति मतलब हीन, मतलब कोई हीन ना हो, लॉस ना हो। ये तो मतलब हो गया वाट लेस, कोई शक्ति में लॉस ना हो। और जब धारा बह रही हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? वाटहीन धारा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा परिपथ है जिसमें शक्ति में लॉस ना हो? तो हम कहेंगे हाँ है। एक है प्रेरकत्व। जब हमने खाली परिपथ में प्रेरकत्व लगाया था, मतलब कुंडली लगाई थी, और इसका प्रेरकत्व क्या था? एल, तब इसमें शक्ति में कोई लॉस नहीं होता है। दूसरा है संधारित्र। संधारित्र की क्या होती है? धारिता। जब हमने किसी परिपथ में खाली संधारित्र लिया था तब भी शक्ति का कोई लॉस नहीं होता है। तो दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या है? जब इसमें कोई शक्ति का लॉस नहीं होता है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसे ही बोलेंगे हम वाटहीन धारा। अब की तीसरा क्या रह गया वैसे? प्रतिरोध। जिसमें ये होता है प्रतिरोध आर, ठीक है, तो उसमें शक्ति का सबसे ज्यादा लॉस होता है। होता इनमें भी है वैसे, ये भी सुन लो भाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ दुनिया के अंदर कि कुछ ना कुछ तो यार लॉस होगा, लेकिन माना गया है ये। ठीक है, फिजिक्स में मान लिया इन्होंने कि इन दोनों में शक्ति का लॉस नहीं होता। जब नहीं होता तो इसमें बहने वाली धारा को क्या बोलेंगे? वाटहीन धारा बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यह हुआ कोई ऐसा परिपथ ले लो जिसमें एल हो या फिर सी हो, प्रतिरोध ना हो। एल हो या सी हो, प्रतिरोध ना हो, और उसमें जो धारा बहती है उसे क्या बोलेंगे हम? वाटहीन धारा। क्लियर हो गई बात? ये इससे ही हमने परिभाषा बना दी। लिखो, जब किसी वैद्युत परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता होती है, इसे चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो, होती है, प्रतिरोध नहीं हो। ठीक है, ये बात ब्रैकेट में लिख दी, प्रतिरोध ना होना चाहिए, तो उस परिपथ में शक्ति क्षय नहीं होता है। समझ में आ गई बात? शक्ति क्षय मतलब शक्ति में कोई क्षय नहीं होता, लॉस नहीं होता, कमी नहीं होती। ठीक है, होता है। तब ऐसे परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। और ऐसा पता कब मुमकिन है? जब शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या हो? 0 हो जा। शक्ति गुणांक की वैल्यू मतलब cos फाई का वैल्यू क्या लगा दें? 90 डिग्री। देखो सुनो, यदि cos फाई क्या हो जाए? 0। अब तुम कहोगे सर cos फाई कब होगा 0? मैं कहूंगा जब फाई बराबर 90 रख दोगे। cos 90 की वैल्यू 0 होता है, पाई बाई 2 मतलब 90। ठीक है, तब देखो
P इजिकल टू क्या बताया था हमने, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव। कोस फाइव की वैल्यू क्या लगा दी हमने 90, कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 ने दोनों को भी क्या कर दिया 0, तो P बराबर क्या आ गया 0। तो वाटहीन धारा कब होती है शक्ति में, जब कोई लॉस ना हो, शक्ति क्या हो 0 हो, कोई क्षय ना हो, कोई कमी ना आए, तो उसमें बहने वाली धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। और ऐसा कब हो सकता है, जब शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर पेपर में ऐसा आ जाए शक्ति गुणांक, किसी परिपथ में शक्ति गुणांक 0 है, तो इसका क्या तात्पर्य है, जैसे मैंने 1 का बताया था, तो शक्ति गुणांक का क्या तात्पर्य है, तो आप क्या कहोगे, शक्ति गुणांक मतलब शक्ति गुणांक अगर 0 है तो इसका तात्पर्य है कि उस परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, वाटहीन धारा है, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा, ओनली क्या है सी और एल लग रहा है। बात समझ में आ गई अब या नहीं, ठीक है। प्रेरकत्व और धरिता, ओनली ये दो चीजें हो, या तो ये हो या ये हो, प्रतिरोध ना हो, तो उसमें कोई शक्ति का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो उसमें बहने वाली धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। नोट कर लीजिए आप इसे भी। हमारा टॉपिक है वैद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो भी दिल करे वो कह सकते हो। क्या कह रहे हैं हम, वैद्युत जनित्र अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे हम डायनामो भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरेटर। लिख रहा हूं मैं एसी जनरेटर, ठीक है, क्योंकि जनरेटर के नाम से तुम एकदम समझ गए होंगे। जनरेटर क्या होता है, धारा उत्पन्न करता है बस। और कौन सी धारा होती है, वो एसी। जो हमारे शादी ब्याह में कोई फंक्शन करते हैं हम, तो जनरेटर मंगा लेते हैं, किराए पे मंगा लेते हैं, तो वो जनरेटर कौन सा होता है, कौन सी धारा देता है, एसी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसलिए कहा गया है सर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, तो कराता हूं। पहले तो ये बताओ काम कैसे करता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। सबसे पहले तो बात ये आती है कि है क्या, तो आप कहोगे सर हम जनरेटर लाए, उसमें डीजल डाला, हत्ता मारा, ठीक है, और वो स्टार्ट हो गया और उसने हमें करंट देना शुरू कर दिया, एसी। क्लियर। तो मैं कहूंगा ये क्या करा तुमने, सारा काम, जनरेटर खींच के लाए, डीजल लेकर आए पेट्रोल पंप से, वो उसमें डाला, हत्ता मारा। वैसे अब हत्ता मारने की भी जरूरत नहीं आती, बहुत सारे ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब वही, मतलब स्विच वाले, स्विच ऑन करा, तो ये सब क्या है, तो आप कहोगे मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी मजदूर मजदूरी कर रहा है, मेहनत का काम कर रहे हैं, उन सबकी कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। तो अब मैं कहूंगा यार तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा कहाँ चली गई, जो तुमने इतना काम करा, तुम थक गए, जनरेटर लाए, उसमें डीजल डाला, हत्ता चल मारा, उसमें चलाया उसे, समझ तो रहे हो मेरी बात। तो यांत्रिक ऊर्जा कहाँ चली गई तुम्हारी। हमने तो ये पढ़ा था कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है। ये तो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा यांत्रिक ऊर्जा कहाँ चली गई, तो तुम कहोगे सर हमें लाइट ना मिल गई, विद्युत ऊर्जा ना मिल गई, उसमें कन्वर्ट हो गई वो। समझ में आ गई बात। जब तुमने सारा काम करा तो तुम्हें क्या मिली, विद्युत ऊर्जा मिली। तो इसी से हमने ये बात लिख दी कि क्या लिख रहे हैं, देखो सुनो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैद्युत जनित्र, वैद्युत जनित्र वह उपकरण है जो कि ये यांत्रिक ऊर्जा को, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये तो इसकी बात हो गई। अब कोई तुमसे पूछे ना जनरेटर क्या है, तो ये बता दोगे वह उपकरण जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जनरेटर कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब ये हमारा हेडिंग चली रहा है ना, क्लियर हो गई। अब बात आती है फिर सिद्धांत की। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसमें
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। समझ रहे होंगे कुछ बातें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम ये बता चुके हैं भाई, जब चुंबक या कुंडली उनमें से कोई भी एक क्या हो, गति में हो, याद है ये वाली बात, तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। क्या हुआ इसमें, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण उसमें मतलब किसमें, कुंडली में, ठीक है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये इसका सिद्धांत है भाई, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। देखो समझो, हर चीज को समझो, देखो फिर हिसाब लगाओ। जनरेटर क्या है, कोई पूछे क्या बताओगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जनरेटर कहलाता है। हमने इतनी मेहनत करी और किस में बदल गई वो, विद्युत ऊर्जा में, हमें लाइट तो मिली कम से कम। क्लियर। नंबर 1 सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली के वो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो हम उस पर हत्था मार के ऐसे तो घुमाते हैं, जल्दी 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 तो घुमाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। इसका मतलब जनरेटर के अंदर चुंबक फिट होती है ना, ये तो मतलब हुआ। और उसके अंदर बीच में क्या होती है, कुंडली। जब उसे घुमा रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जो मिल तो गई हमें, पहले ऊपर आधे भाग में, फिर दूसरे नीचे भाग में, ऐसा चलती है, ऐसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा चलती है, तो इसलिए हमने इसे प्रत्यावर्ती धारा कह दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसके नीचे क्या आएगा, संरचना। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उतारिए इसे पूरा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, उतार लिया। अब संरचना डालना है भैया। संरचना का नाम आते ही क्या आता है हमारे माइंड में, डायग्राम। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, तो डायग्राम बनाएंगे इसमें हम। तो हेडिंग क्या है हमारा, संरचना, स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो मैं चाहता हूं संरचना भी मैं 4 पॉइंट लिखूंगा, ओनली 4 पॉइंट है लिख रहा हूं मैं, बल्कि देखो इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने मेन भाग हैं इसमें, 4 ओनली। वो कैसे पता चलेगा हमें, अभी मैं डायग्राम बनाना हूं तो मैं उसे देख देख के लिखता रहूंगा। तो देखो ऐसा होता है, इसमें इस टाइप से बनाओगे तुम, ये प्रकार की नुक रखोगे यहाँ पे, ऐसे करके कर्व ले लोगे, ठीक है, समझ गए। प्रकार की नुक यहाँ रख के ऐसे बना लोगे, थोड़ा गैप देकर ऐसे। तो ये पता है क्या ले लिया हमने, ये चुंबक है, ये एन सिरा है चुंबक का और ये एस। क्लियर हो गई बात। और थोड़ा टेढ़ा ही करके बनाना, बिल्कुल सीधा मत बनाना, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बीच में क्या रख देंगे हम, एक आयताकार कुंडली रख देते हैं, ए बी सी डी, ये नाम है इसका। कुंडली तांबे से बनी, अनेक फेर होगी, बहुत सारे फेरे हैं ये ऐसे आयताकार। और उसके इस सिरे को देखो, देखते रहना, ऐसे खींच देते हैं, खींच दिया। यहां पर हम एक सर्पी वाले बोलते हैं इसे, स्लिप रिंग, छल्ले इस टाइप से लगा देते हैं। दूसरा छल्ला थोड़ा सा गैप देके यहां लगा देते हैं, इसी के बराबर, बिल्कुल सही है, लगा दिया। बताओ ठीक है यहां तक। उसके बाद एक तो इधर लगा देते हैं ब्रश, एक इधर ब्रश लगा देते हैं, तांबे की पत्तियों से बना हुआ। क्लियर है यहां तक। और इनका संबंध किससे कर देते हैं हम, बाह्य परिपथ से। बाह्य मतलब जहां पे हमें धारा भेजनी है। मान लो ये हमारा घर है, ये क्या है, घर, तो क्या कहेंगे इसे हम, बाह्य परिपथ। सही है, सही करके लिख देना, बाह्य परिपथ। सॉरी, एक का इससे संबंध कर दिया और दूसरे का इससे कर देते, ऐसा होता है। बताओ ठीक है। अब इनका नाम रखने की बारी आ गई। सबसे पहले हमने क्या लिया है, चुंबक, इसे कहते हैं हम
क्षेत्र, चुंबक। क्लियर। फिर क्या लिया हमने, कुंडली, तो इस कुंडली को बोलते हैं हम आर्मेचर। दो बातें हो गई। तीसरी, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं सर्पी वाले, और इनका नाम होता है S1 और इसका नाम होता है S2। ठीक है, S1 S2 मतलब S का मतलब होता है स्लिप रिंग्स, इंग्लिश में स्लिप बोलते हैं, स्लिप रिंग, फिसलने वाले ऐसे। अभी समझाऊंगा सारी बात। और ये जो लगा दिया हमने ये और ये क्या कहलाते हैं, ब्रश। तो इसे कहते हैं B1 और इसे कहते हैं B2। अब बताओ कितनी बातें लिखवाई मैंने, ओनली 4। एक लिखूंगा ये, एक, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ब्रश। कितने हो, 4। तीन लिखे हमने, इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने ये लिखे जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही करोगे और ऐसे ही डायग्राम बनाओगे, और इसके बिल्कुल बीच में स्केल रख के एक लाइन ऐसे खींच देना। ये इसकी घूर्णन अक्ष होती है। क्या है, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, घूमने की। बताओ यहां तक सही है। और जब हम कार्यविधि डालेंगे तो मैं हाथों हाथ बना दूं, इसमें करंट जो फ्लो होगी वो ऐसे होती है ऐसे। तो पहले आधे चक्र में देखो ऊपर जा रही है, और दूसरा आधे चक्र में क्या हो रही है, सीधी नीचे आ रही है, ऊपर नीचे, मतलब इस टाइप से करंट मिल जाती है हमें। तो इसलिए तो इसे प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा ऐसी तो बहती है, आपको पता ही है। और दिश धारा कैसे बहती है, ऐसे सीधी सीधी। तो हमारे कौन सी धारा है, इससे कैसे प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा, AC, अल्टरनेटिंग करंट। ये बता दो, समझ में आ गया चित्र। तो ये बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र, चुंबक। ये ब्लैक पेन से डाल दोगे, आगे ब्लू पेन से लिखोगे कि जो मैं लिख रहा हूं। देखो क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, N और एक S, ठीक है, होता है, जिसका कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। क्या काम है इसका, जाहिर सी बात है, जो चुंबक है तो उसका काम ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। बताओ, ये बताओ, याद हो गया है ना। क्या है NS, एक बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं ये दोनों, और जिनका काम क्या है, एक प्रबल, प्रबल मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात क्या आती है, सेकंड, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, यह आयताकार ABCD के रूप में बनी, यह आयताकार ABCD के रूप में तांबे के अनेक फेरों से बनी एक कुंडली होती है। बताओ यहां तक सही है। और इसे कहां लटका दिया गया है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है। अब लो भैया, ये भी हो गया। अब बताओ, समझ में आ गई बात। इसके बारे में भी लिख दिया हमने, और इन दोनों के बारे में भी लिख दिया, चुंबक के बारे में लिख दिया और कुंडली के। अब क्या रहेगी हमारा, सर्पी वाले और ब्रश। और इसे लिख भी देंगे अभी, जिसे अभी तो इसी के अंदर लिख दो, है ना, जिसे आर्मेचर कुंडली, क्या आर्मेचर कुंडली कहते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई। इसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। हमने यहाँ आर्मेचर लिखा है, ये रहने देना, और यहाँ पे थ्योरी में क्या है, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। दोनों बातें नोट करिए आप, ये डायग्राम बनाइए आप, और ये दोनों बातें नोट करिए, पहला और दूसरा। अब 2 बातें और रह गई, वो लिखवाऊंगा। कर लिया, कर लिया होगा। अब दूसरी बात सुन लो भाई। यहां ब्रश लिख रहा था, है ना। अब आगे सुन लो भाई।
तीसरी चीज क्या रह गई, सर्पी वाले, सर्पी वाले क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, स्लिप रिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो पहले वाले को, दूसरे को आर्मेचर ही है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, सर्पी वाले स्लिप रिंग। ये सुनो भाई, ये जो कुंडली के तार हमने बहुत सारे लपेटे हैं, बहुत सारे ABCD में, और इनके 2 सिरे हैं जो लास्ट के बचे। खुद सोचो अगर मैं इस पे तार लपेटना शुरू करूं मार्कर पे, देखो ये मार्कर है, इस पे मैं तार लपेटूं तो यहाँ पे एक सिरा यहाँ लेके छोड़ दूं और दूसरे सिरे को ऐसे लपेटता चले हूं और यहाँ से दूसरा सिरा आ जाए। बात समझ में, ऐसे है ये, क्लियर। तो दोनों सिरों से हम क्या करते हैं, क्या लगा दिया हमने, आगे पीछे करके स्लिप रिंग। इसका काम होता है वहीं से वहीं ऐसे घूमना, जिसकी वजह से इसमें अलबेट ना पड़े। खुद सोचो जब कुंडली घूमेगी तो इन तारों में अलबेट ना पड़ जाएंगे, उलझट्टा ना पड़ जाएगा, समझ रहा हो मेरी बात। तो लेकिन जब ये स्लिप रिंग होते हैं तो उससे ऐसे करके टच होते रहते हैं ऐसे। अब बताओ उलझट्टा पड़ गया है, समझ गया मेरी बात, ये ऐसा काम करते हैं। तो ये बात हम मैं यहाँ लिख रहा हूं, और एक दूसरे से डिपेंड है हर कोई। देखो पहले चुंबक लिखवाया हमने, उसके बीच में क्या लटका दी हमने, आर्मेचर कुंडली। अब आर्मेचर कुंडली के सिरों पर क्या लगा दिया हमने, सर्पी वाले। फिर सर्पी वाले के सिरों पर क्या लगा दिया हमने, ब्रश। तो ऐसा चलते रहेगा, भूलोगे ना आप अगर ऐसे याद रखोगे। आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों पर 2 छल्ले S1 व S2 लगा दिए जाते हैं, जो कि कुंडली के घूमने पर घूमते हैं। इनको सर्पी वाले कहते हैं। आपने ये देखा होगा मैं हर पॉइंट जो भी मैन है उसे मैं ऐसे इन्वर्टिस कोमा लगा देता हूं। तो जब आप बोर्ड के एग्जाम में करें, फेयर में करें, तो या तो ऐसे लगा दे, और अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो इसे, बल्कि जैसे ब्लू पेन से लिख रहे हो तो किससे कर देना है, ब्लैक पेन से, ठीक है। तो ब्लैक पेन से एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना तो उसकी निगाह इन्हीं पे तो जाएगी। खुद सोचो इस थ्योरी में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाएगी आपसे तो इस पर ध्यान न देगा, अच्छा होने का यार सही तो लिखा बच्चे, नहीं ये मैन हो गया, अच्छा घूम रहे हैं सर्पी वाले, आगे बढ़ जाएगा नंबर देके, नंबर ना नहीं कटेगा। ये भी एक ट्रिक होती है। ये बताओ क्लियर होगी बात। तीसरी चौथी चीज क्या है, ब्रश। अब देखो फिर मैं पूछूंगा यार ब्रश कहां ले गए हुए, तो आप कहोगे सर एक इस सर्पी वाले पे लगा दिया है और एक इस, ठीक है। ये पत्तियां होती हैं, ये भी कैसे होती हैं, देखो इसे देखो, मान लो ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसे मान लो सर्पी वाले, ये घूम रहा है ऐसे और इससे टच हुए हुए होते हैं ऐसे। तो देखो ऐसे ऐसे, ये अपनी जगह पर फिट है लेकिन ये घूम रहा है ऐसे। और ये क्या करते हैं, ये धारा को कहाँ पहुंचाते हैं, जहां पे हमें भेजनी होती है। जैसे हमने जनरेटर बुला लिया अपने घर पे, तो अब जनरेटर में 2 तार ना होते हैं निकले, वो कहेगा अच्छा कहाँ से लेना, लाओ केबल दो, तो केबल हाथ से लेकर तुम्हारे केबल में बांध देगा, ठीक। तो वो पता जो केबल जनरेटर में लगे हुए आ रहे हैं, 2 तार लगे हुए आ रहे हैं, वो तार पता किससे टच हुए हुए होते हैं, ब्रश से। बात समझ में आ गई, ब्रश होते हैं वहां पे। तो हम ये लगाएंगे, देखो इस पे लिख देंगे हम, सर्पी वाले वलियों के साथ 2 तांबे की पत्तियां B1 व B2 लगी होती हैं, जिन्हें ब्रश कहते हैं। और इनका संबंध किससे कर दिया है, इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। किससे जोड़ दिया हमने इसे, बाह्य परिपथ से। अब बता दो समझ में आ गया पॉइंट यहां तक, तो इन्हें भी दोनों को नोट कीजिए। वेरी गुड, कर लिया होगा। अब क्या रह गया हमारा, कार्यविधि, ठीक है। डायग्राम आप बना ही चुके हैं, 2 पॉइंट पहले कर लिए, कौन कौन से, क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर, और 2 पॉइंट ये करा दिए हमने, सर्पी वाले और ब्रश। अब क्या रह गया हमारा, कार्यविधि। अब ये कार्य कैसे करता है भाई, हमें धारा कैसे मिलेगी प्रत्यावर्ती, ये तो मतलब हुआ हमने चला तो दिया भाई जनरेटर लाके,
तो अब हम क्या डालेंगे, हेडिंग हमारा क्या है, कार्य विधि। तो शुरू करते हैं हम। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है। किस पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। और जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो समझ जाओगे, थ्योरी से समझ जाओगे। देखो एक बार समझा दूं पहले। जब कुंडली घूमना शुरू करती है तो देखो ए बी ऊपर की ओर जाता है और सी डी नीचे की ओर। तो इसमें इस टाइप से ए से बी की ओर धारा बहती है और इसमें सी से डी की ओर। फिर दोबारा से जब दोबारा जाएगा, खुद सोचो, तो दोबारा जो होता है इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्योंकि यहां से धारा जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, तो इसमें ऊपर नीचे की ओर धारा बहती है, उसमें ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर नीचे धारा फिर चलती रहती है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम उसे धारा की दिशा को निकाल लेते हैं और हमें धारा, प्रतिवर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं, समझ गया? देख लो एक बार वो डायग्राम, समझो इसे। ठीक है, लिखें आप। जब कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तो आर्मेचर का ए बी सिरा, तो आर्मेचर का ए बी सिरा ऊपर की ओर तथा सी डी सिरा नीचे की ओर चलने लगता है। बताओ ठीक है यहां तक? और फ्लेमिंग के, ये जरूर डाल देना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, अभी बल्कि ब्लैक पेन से लिख देना वहां पे जब फेयर में लिखो या बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें धारा चित्र अनुसार, दिख रहा होगा चित्र में, तुम्हें एरो दिख रहा बना हुआ, ये धारा को दिखाया हमने, चित्र अनुसार प्रवाहित होने लगती है। ये धारा पहले आधे चक्र में ऊपर की ओर और दूसरे आधे चक्र में नीचे की ओर प्राप्त होती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार वैद्युत जनित्र से हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। तो यह था हमारा टॉपिक भाई, ये थी कार्य। अब बताओ क्या भारी लगा आपको? जैसे ही कुंडली घूमना शुरू करती है तो ए बी कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, और बी सी कहाँ की, सी डी कहाँ की ओर, नीचे की ओर आने लगता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से के अनुसार हम इसमें बहने वाली धारा की दिशा को बता सकते हैं। और ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है। पहले आधे चक्र में धारा ऊपर की ओर, दूसरे आधे चक्र में हमें नीचे की ओर मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। अर्थात हमें प्रतिवर्ती धारा जनित्र से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। नोट कर लीजिए, आप इसे भी नोट कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।